भी हो नहीं पाया है, क्योंकि सीवरेज का काम होने से यहाँ पे काफी गड़बड़ियां चल रही हैं। अमित, हम आपके पास लौटेंगे और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि बजट अब पेश होने वाला है और उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बजट की कॉपियां पहुंच चुकी है विधानसभा। सबसे पहले तस्वीरें, हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें देखिए, बजट की कॉपियां अंदर जाते हुए विधानसभा पहुंच गई हैं। बजट की कॉपियां, वैसे तो डिजिटल जमाना है, डिजिटल पेश होगा बजट, लेकिन एक परिपाटी चली आ रही है, उस परिपाटी को निभाना भी बेहद जरूरी होता है। और ये बजट की कॉपियां अब विधानसभा पहुंच चुकी है। ये बेहद खास तस्वीरें, हर साल ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, और इस बार ये देखिए, ये जो बड़े बड़े बैग जा रहे हैं, बजट की कॉपियां विधानसभा के अंदर जाते हुए, ये वो कॉपीज जिसमें लिखा गया है कि इस साल प्रदेश की किस्मत में क्या है, क्या लिखा गया है प्रदेश की किस्मत में, वो इन कॉपीज में है। बजट की कॉपीज अब विधानसभा पहुंच गई है। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बजट की कॉपियां यहां पहुंच चुकी है और आज राज्य का बजट पेश होने वाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। ग्रीन बजट ये होने वाला है इस बार का, लेकिन इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है ये आपको पता चलेगा जब 11 बजे बजट पेश होगा। भजनलाल सरकार का ये पूर्ण बजट है। और चलिए, तस्वीरों के साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा, उनके साथ कुछ गेस्ट हैं जो जुड़े हैं आज हमारे साथ, और आपको उनके जरिए पता चलेगा कि क्या लोगों की मंशा है इस बजट को लेकर, क्या उम्मीदें उन्होंने लगाई गई है। शशि, ओवर टू यू। धन्यवाद चंद्रश्री। बजट भजनलाल सरकार का दूसरा बजट और पहला पूर्ण बजट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला पूर्ण बजट है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट रखेंगी और इस बजट से उम्मीदें काफ़ी हैं। हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पैनल मौजूद है। इस पैनल में से कई मेहमान ऐसे भी हैं जो प्री बजट की चर्चा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, वित्त मंत्री दिया कुमारी को सुझाव देते हुए दिखे थे। हमारे साथ में विक्रांत जी हैं अपाई से, विक्रांत जी का स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत है। बाबूलाल गुप्ता जी हैं खाद्य व्यापार संघ से, लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं बीजेपी से, सीबी यादव साहब हैं, गजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं खेल अधिकारी, सीबी यादव साहब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्मेंद्र रेचड़ा जी हैं किसान प्रतिनिधि हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं और राजेश पारिक जी हैं, आप कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे किसान वर्ग के पास में। धर्मेंद्र जी, क्या सोचते हैं, कैसा बजट, जो पिछली बार की इम्प्लीमेंटेशन रही, अब की बार सरकार से क्या उम्मीदें, क्योंकि जो दूसरा बजट होता है आमतौर पर पहला और दूसरा सख्त वित्तीय अनुशासन का मैसेज देने वाला बजट होता है। सरकार से हमारा तो यही निवेदन है कि एक तो सबसे बड़ी जो बात है वो एमएसपी पे खरीद की गारंटी की है, तो आप खरीद करवाइए। एमएसपी जिन फसलों की जारी है, हम ये नहीं कहते कि भाई आप जारी करके करवाइए, मगर जिन केंद्र सरकार ने जारी करके उन पे पूर्ण रूपेण खरीद करवाइए। 2-4-5% तक खरीद 3% तक होती है राजस्थान में। और पिछली बार जैसे सरकार ने अभी थोड़े दिनों पहले कह दिया कि हम बाजरे की जो खरीद है वो एमएसपी पे नहीं करेंगे। बाजरा ही है मेन राजस्थान में। और दूसरा जैसे एमएसपी की बात है तो ये जीरा हो गया, सौंफ, सरसों, इन पे भी जो तिलन दलहन है इनके पे भी आप एक खरीद करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। एक एमएस नहीं, ये वो मंडी एक्ट होता है ना, उसके तहत एक कमेटी बनती है तो एपीएमसी के तहत। तो उसमें क्या है कि वो कमेटियां कहीं पे भी बनी हुई नहीं है। वो चुनाव होता था और उस कमेटी का ये काम होता है कि जो सरकारी रेट है मंडी में जो बोली है वो सरकारी रेट से ही जारी आगे हो। तो उसमें धारा 9 के तहत ये अधिकार है मंडी को, और ये निर्देशित किया जाता है उस कमेटी के माध्यम से मंडी को कि भाई इससे नीचे खरीदारी नहीं होगी, तब जाकर के उन किसानों को उचित मूल्य कुछ मिल सकता है। दूसरा, जैसे राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मौसम की मार की वजह से जिससे फसलें बर्बाद होती है। तो ये जो बीमा जो होता है, बीमा में इन्होंने पहले एक 5x5 का क्रॉप कटिंग का मामला था, अब इन्होंने कह रहा है कि हम सैटेलाइट से जो भी नुकसान होता है मुआवजा उसके
आधार पे देते हैं, तो सैटेलाइट को आपके किस आधार पे देते हो, उसके कोई आंकड़े किसानों के पास में है नहीं। किसान किस मुआवजे में पारदर्शिता बरती जाए, एमएसपी और मंडी के जो कमेटियां हैं उनके हो। मैं वापस आता हूं आपके पास में। राठौर साहब, आप खेल से जुड़े हुए हैं, खेल से सारा यूथ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे थर्ड जेंडर है, लेकिन खेल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस रूप में आप देखते हैं? और ऐसी स्थिति में जब 2026 के राष्ट्रीय खेल राजस्थान में कराने का प्रस्ताव लिखा है मुख्यमंत्री ने केंद्र को। देखिए, बजट हमेशा खेलों के प्रति अच्छा रहा है पिछले 10 सालों से, और राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रत्येक ज़िले में। अभी मैं नेशनल गेम में भी गया था, वहाँ भी हमने देखा प्रत्येक ज़िले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे। तो हमारे यहाँ थोड़ी ये कमी है, जो पूरी हो जाएगी तो हम नेशनल गेम हम भी करा सकते हैं। अभी हम अगले साल ही खेलो इंडिया भी करा रहे हैं। मेन बजट का मेरा जो मायना है कि बजट ज़्यादातर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की कमी है, उनके बाद में प्रशासक की कमी है, उनके ऊपर बजट को विशेष तौर पे ध्यान। जब अच्छे प्रशिक्षक होंगे, अच्छे खेल प्रशासक होंगे, तो हमारा देश में खिलाड़ियों का भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा। तो सरकार से तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रशिक्षक अपॉइंटमेंट करें काउंसिल के अंदर, और उन खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा दे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, अच्छे प्रशिक्षक होंगे, तो अपना आप ही देश के अंदर अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। तो अच्छी सुविधाएं खिलाड़ियों को हो, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। हमारे साथ में बाबूलाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। बाबूलाल जी, रोटी कपड़ा और मकान, जब इसकी बात आती है तो आपकी तरफ देखते हैं, व्यापारी की तरफ देखा जाता है, और व्यापारी की क्या उम्मीदें, व्यापारी सरकार की तरफ कितनी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं? देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब तो राजस्थान का समय आ गया है। राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। वो जो डीएलजी की आपने कई बार शूटिंग देखी होगी, वो शाहरुख खान और काजोल को उछलते हुए वो पंजाब के खेतों में दिखाई देते हैं। वहाँ पर कुल पैदा होती है 2 लाख टन, और हम पैदा करते हैं 60 लाख टन। तो कम से कम ये स्थितियाँ तो होनी चाहिए कि अब सरसों तो कम से कम अगर जाना जाए तो राजस्थान जाना जाए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये इसको मतलब बाजरे से तस्वीर अब सरसों पे शिफ्ट होनी चाहिए, फोकस कम से कम इतनी तो होना ही चाहिए। इसके अलावा ये है कि अब ये जो जितना भी खेती है, इस खेती को उद्योग भी डिक्लेयर करो, और उसके अलावा इसको टूरिज्म से भी जोड़ो। और तीसरी बात ये कि अब रिलीजन जैसे है, अभी इतना विस्तार ले रहा है। हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को अब टूरिज्म से जोड़ा जाना चाहिए। ये एक व्यवस्था होगी तो ऑटोमेटिक जो हमारी देखा नहीं अभी उत्तर प्रदेश की एक महाकुंभ ने कहाँ ले गई उनकी इकोनॉमी को। आज स्थिति है कि अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ वहाँ अगर मांगते हैं तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, मैं ये नहीं कहता कि चरमरा रही हैं या अच्छी है या बुरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी इस बजट में आनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भी कृषि विपणन से संबंधित, जो मैं बार बार भी कह रहा हूँ, मैंने एक चेतावनी भी दे रखी है कि कृषि कल्याण फीस इन्होंने लगा रखी है। टैक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कृषक कल्याण फीस लगी जिसका कोई औचित्य नहीं है, न कोई कृषक का उससे कोई भला है, न किसी और व्यापारी का भला है, न कोई कृषि मंडी में आने वाले का भला है, कोई विकास से उसका संबंध है, तो उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और बाहर से जितने भी अगर माल ला करके आते हैं तो इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए आवश्यक है, एग्री इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए आवश्यक हो गया है कि बाहर से आने वाले कम से कम उन पर भी आप दोबारा से जब वो उचित बिल लेके आते हैं कि भाई हमने वहाँ पेमेंट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप जो कर रहे हो ये गलत है। इसी तरह से अब आप बात करते हैं एमएसएमई की। एमएसएमई में अब समय आ गया है कि हमारा जो प्रदेश है वो 2 चीज़ों में प्रधानता रखता है, एक है कृषि और दूसरा है खनिज। तो खनिज में भी आपको जगह जगह ऐसे पार्क के संबंध में समझ लीजिए या ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया आपको डेवलप करने पड़ेंगे जो वहाँ के लोग हों, जो मान लो जिस कस्बे के लोग हों, उन कस्बों के लोगों को वहाँ की पैदावार के साथ जोड़ा जाए तो ऑटोमेटिक दोनों बातें हो जाएगी। एक तो आपका जो अर्बनाइजेशन का वजन है वो नहीं आएगा, और दूसरा जो आपके गाँव पर
भी रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, वो रोजगार भी वहाँ उपलब्ध होना चालू हो जाएगा। और मुद्दे भी जानूंगा आपसे बाबूलाल जी। विक्रांत जी, बिल्कुल आप पॉलिसी को लेकर के शशि मैं आ रहा हूँ आपके रहते पास। शशि, इस बात को जारी रखिएगा आप, माफी के साथ यहाँ रोकना पड़ रहा है आपको, आप ये चर्चा जारी रखिएगा। वक्त यहाँ पर एक